2/3 of Earth is covered by water, the rest by LP alumni. बच्चों को डिग्री तो मिलती है पर बच्चों को करियर नहीं मिलता। इंडस्ट्री चाहती है इसकी अच्छी कम्युनिकेशन हो, इंडस्ट्री चाहती है इसकी पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स हो। जो इंस्टीट्यूशन को अच्छा लग रहा है डिलीवर करना वो नहीं, जो इंडस्ट्री को जरूरत है। ये तो जाना जाता है कि इंडियंस प्रोड्यूस द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स, लेकिन फिर भी लोग बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। जो अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वो थोड़ा सा हमसे बेहतर है। कुछ ऐसी चीजें ये अगर किसी स्टूडेंट ने किया एंट्रेंस लेवल पे तो रिजेक्ट हो ही जाओगे। एक बच्चे ने मैनेजमेंट की एजुकेशन ज्वाइन की है, बेटा ये ले 10,000 रुपए, अब इसको तूने अगला 6 महीने में 50,000 रुपए बनाने हैं। आपने 2 लाख बनाया या 5 लाख बनाया, उस पर आप इवेल्युएट होंगे। आपके पापा जो थे वो डिफेंस में कॉन्ट्रैक्टर थे, फिर उन्होंने हलवाई की दुकान चालू की। उन्होंने 500 रुपए का एक लोन लिया है कर्नल साहब से, स्वीट शॉप शुरू की लवली स्वीट्स के नाम से, जो हम इसको मोतीचूर लड्डू बोलते हैं। वो मेरे फादर साहब ने इन्वेंट किए। हमें बताया गया कि जो लवली नाम है, लवली ब्रांड है, वो एजुकेशन से ना मैच नहीं करता, जल नहीं करता। जिस दिन हमने ऐड दी, आधा दिन में हमारी सारी सीट्स भर गई। आपके बेटे प्रथम वो भी अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मास्टर्स यूनियन, बहुत ही पॉपुलर है। केरला का बच्चा है और उसके फादर स्कूल टीचर है। पहले 3 करोड़ के पैकेज पे गया, अभी उसने शिफ्ट करके वो टेस्ला जर्मनी में 3.25 साढ़े 3 करोड़ के पैकेज पे वो काम कर रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी पे आपका क्या ख्याल है? दी लवली प्रोफेशनल एजुकेशन बिल 2005, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर पुरजोर विरोध किया। बर्फी बेचने वाले अब डिग्रियां बेचेंगे। थैंक यू अशोक जी, आपने हमें यहाँ पे वेलकम किया LPU पे, एंड द कैंपस इज़ ब्यूटीफुल। थैंक यू। थैंक यू करिश्मा जी, आप मुंबई से आए और मुझे पता लगा कि फ्लाइट्स में काफ़ी तंग होते हुए आप आए। नहीं, तो इट्स रियली नाइस ऑफ यू, यू मेड इट। सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, सो वार्म। आपकी जर्नी के बारे में इतना हमने रिसर्च किया है। आपने लॉ स्टडी किया है, उसके बाद आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिजनेस शुरू किया और फिर एजुकेशन में आ गए। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा है और होना भी चाहिए। तो मेरा पहला सवाल एजुकेशन पे ही है कि आपके हिसाब से इंडिया में एजुकेशन के सेक्टर में क्या मिसिंग है आज? थैंक यू वेरी मच। एजुकेशन सेक्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगती है कि क्वालिटी मिसिंग है। और जब हम क्वालिटी की बात करें तो उसमें ये आ जाता है कि स्पेशली मैं हायर एजुकेशन की बात करने जा रहा हूँ कि एक बच्चा हायर एजुकेशन के लिए क्यों जाता है। जनरल परसेप्शन होता है कि वो डिग्री लेने के लिए जा रहा है। इज़ इट ट्रू? हम फील करते हैं LPU में और वैसे भी कि बच्चा डिग्री लेने के लिए नहीं आ रहा। जब वो हायर एजुकेशन में जाता है वो अपना करियर बनाने के लिए जा रहा है। करेक्ट। तो वो जब पढ़ता है, पढ़ने के साथ साथ उसको करियर बनाना होता है और करियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन गेटिंग ए डिग्री और अर्निंग ए डिग्री। तो ये चीज़ मिसिंग है कि जब बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा होता है, हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो वो करियर नहीं बना रहा होता, सिर्फ डिग्री लेने के लिए ही काम कर रहा होता है। वो चीज़ हमें इम्बाइब करनी है, बच्चों में भी, इंस्टीट्यूशंस में भी, टीचिंग कम्युनिटी में भी, एजुकेटर्स में भी। एंड ये जो 20 साल में आपने एजुकेशन सेक्टर को चेंज होते हुए देखा है, तो उस वक्त में और आज सबसे ज़्यादा बदलाव कहाँ पे आया है एजुकेशन में आपके हिसाब से? 20 साल में बदलाव आया है लेकिन उतना नहीं जितना आना चाहिए था। यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेफिनेटली एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी एंटर हुई है। आजकल हम बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी की, हम बात करते हैं डाटा माइनिंग की, ये चीज़ें आई हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्चुअल एजुकेशन भी थोड़ी सी ऐड हुई है, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ऐड हुई है। ये चेंजेस तो आई हैं लेकिन ये चेंजेस ना प्रोसेस का पार्ट है कि प्रोसेस बेटर हो गए या थोड़ा सा कंटेंट बेटर हो गया, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट आया, आउटकम आई, बच्चे को करियर मिल रहा है इन सब चीज़ों के आने के बावजूद भी या नहीं। जब उन पैरामीटर्स पे जाते हैं, उन हम डाटा का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम अपने आप को वीक पाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आउटकम बेस्ड जो कि करियर आउटकम बदलाव नहीं आया है अभी। और जब आप ये करियर पे इतना आप दबाव डाल रहे हो, तो जब करियर के आने का टाइम आता है आफ्टर योर एजुकेशन, आफ्टर योर डिग्री,
वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स में कि ये हमें चाहिए, हमारे से ऑफिस में इनका सिलेक्ट हो गया, इनका सिलेक्ट नहीं हो गया? आज के दिन में 90% बच्चे जो कैरियर बनाते हैं कॉर्पोरेट जॉब से बनाते हैं। 1-आधा% सरकारी जॉब होंगी, 4-5% एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कुछ फैमिली से आते हैं, कुछ नए बनते हैं, और 2-4% ऐसे होते हैं जो विदेश चले गए या शादी करने के बाद करियर की तरफ ध्यान नहीं देते। तो जो 90% मेजर कंपोनेंट है करियर का वो है कॉर्पोरेट जॉब्स। तो जब बच्चा ज्वाइन करता है कैंपस में हमारे या कहीं भी, तो बच्चे को पहले दिन से हमें जागरूक करवाना है, उसको इंडक्शन के दौरान ही बताना, जो कि हम एलपी में बताते भी हैं कि हाउ कैन यू मूव अहेड इन नेक्स्ट 4 years या 3 years व्हेनेवर यू आर विद द इंस्टीट्यूशंस, कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो आप किस चीज़ के काबिल हो। तो उस हिसाब से अपना करिकुलम खुद बनाओ, खुद डिसाइड करो। एलपी में हम ऐसा करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस भी करते होंगे, सो दैट वो हर 6 महीने बाद उसका हम रिव्यू करते हैं कि बच्चे जो आपने सोचा था कि मुझे यदि कॉर्पोरेट जॉब में इस तरीके का करियर बनाना है, आर यू कॉम्पिटेंट और नॉट, इफ नॉट वट इनपुट शुड यू गेट टू बी कॉम्पिटेंट, तो हम देने की कोशिश करते हैं। वट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स आर टू बी गिवन, वट काइंड ऑफ करिकुला इज टू बी प्रोवाइडेड, not only curricula, how the delivery is to be made when he is inside the classroom, and how he is to be evaluated. Okay, correct. इंडस्ट्री का इवेल्यूएशन का एक मेथड है, इंस्टीट्यूशन का एक अलग मेथड है, वो आपस में मैच कर रहा है। तो हमें वो कोशिश करनी है, और हम करते हैं एलपी में, कि वो इवेल्यूएशन मैकेनिज्म जो इंडस्ट्री का हो और जो इंस्टीट्यूशन का वो सेम हो, तभी हम उनको बेटर करियर दे पाएंगे। क्योंकि अगर वहाँ पे गैप रहा तो फिर हाँ, वो इंडस्ट्री चाहती है इसकी अच्छी कम्युनिकेशन हो, इंडस्ट्री चाहती है इसकी पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स हो, इंडस्ट्री चाहती है कि ये आउटकम हो इसकी एजुकेशन की, और हम कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसकी टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है। जो इंस्टीट्यूशन को अच्छा लग रहा है डिलीवर करना वो नहीं, जो टीचर को अच्छा लग रहा है डिलीवर करना वो नहीं, जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है, तो वो हम दे पा रहे हैं। तो यदि वो हम दे पाएंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल, बच्चों का करियर बढ़िया बनेगा, इंस्टीट्यूशंस की ब्रांडिंग क्रेडिबिलिटी ऊपर जाएगी। आपने अभी टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात की कि जैसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गया है, एआई है आज, तो उस हिसाब से आप टेक्नोलॉजी के क्या वर्चुअल क्लासरूम या वर्चुअल एजुकेशन उतना इम्पैक्टफुल है आज, कि आपके हिसाब से ये जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप फिज़िकली आते हो, कैंपस कल्चर है, लेक्चरर्स है, ये जो इवैल्यूएशन है, वो जो ह्यूमन टच रहता है, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो आज के दिन में इंटरनेट पे इतना कंटेंट है, और जनरली फ्रीली अवेलेबल है, एंड क्वालिटी कंटेंट है, वो बच्चा तो घर बैठ के भी कर सकता है। करेक्ट। सिमिलरली देर आर मैनी कोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द ऑनलाइन मोड, कोर्सेरा पर हैं या और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, वो भी बच्चा घर बैठ के कर सकता है। वो एक मोड है स्टडीज़ का, पर यदि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, उसका सस्टेनेबल करियर के लिए हमने काम करना है, तो उसको कैंपस में आना पड़ेगा, ह्यूमन टच करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के जाते हैं हम लोग, हम के ऑनलाइन भी कंसल्टेशन हो सकती है, हुई भी थी कोविड के दौरान, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। ऐसे ही कोविड के दौरान हम लोगों ने भी ऑनलाइन पढ़ाया, उसकी लिमिटेशन है। जब तक पर्सनली सामने देखता है, तो वो जो पता लगता है टीचर को या एजुकेटर को कि बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वो एक अलग चीज़ है। उसको टच करता है, उसको छूता है, उसकी डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करता है। वो शायद अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियलिटी, वो शायद अभी इस लेवल पर नहीं पहुंची है। वो एक ह्यूमन टच से ही हो सकता है। करेक्ट। लेकिन टेक्नोलॉजी का हिस्सा कितना इम्पोर्टेंट है, मे बी नॉट एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन इंटीग्रेशन के हिसाब से, राइट, कि सिस्टम अच्छे बने, सॉफ्टवेयर अच्छा हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट सीख सके। नहीं, बिल्कुल अच्छा है। देखिए, मैंने बोला ये प्रोसेस का पार्ट हो सकता है, करेक्ट, विच विल सर्टेनली हेल्प स्टूडेंट्स टू डू बेटर, या बट इट कैन नॉट बी एंड इन इटसेल्फ। सो मैं कहूँगा 30 से 40% यदि हम टेक्नोलॉजी इम्बाइब करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, जो कि एलपी में हम लोग करते हैं, तो दैट इज़ गुड, लेकिन 100% नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, करेक्ट। एक और ट्रेंड है जो
बहुत ही स्टूडेंट्स को एक्चुअली इंटरेस्ट करता है, विच इज़ अब्रॉड, इधर स्टडी अब्रॉड या जॉब्स अब्रॉड, दोनों के प्रोस्पेक्ट में स्टूडेंट्स लग जाते हैं उस टाइम पे। आपके हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस एजुकेशन सिस्टम अब्रॉड में क्या डिफरेंस है, विच इज़ बेटर? बिकॉज ये तो जाना जाता है कि इंडियंस प्रोड्यूस द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी लोग बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। यदि हम बात करें भारत एजुकेशन की या विदेश की, विदेश में यदि हम बात करें तो दो बेसिक आएंगे, एक यूरोप आएगा, एक अमेरिका आएगा। जहाँ तक तो यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है और हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वो थोड़ा सा हमसे बेहतर है इन द सेंस कि बच्चे को वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं टू एक्सप्लोर। करेक्ट। कि आप ये भी ट्राई करके देखो, आप ये भी ट्राई करके देखो। वो शायद हम लोग थोड़ा कम देते हैं एज इन इंडिया। तो वो यदि हम थोड़ा सा उसको डाल दें अपने सिस्टम में, जो कि अब शुरू हो गया, जैसे एलपी में ऐसा होता है, बाकी जगह भी थोड़ा शुरू हो गया, तो वो पॉसिबिलिटी है। बच्चे को क्रैमिंग के बजाय हम उसको प्रैक्टिकल सिखाएं। प्रैक्टिकल की भी मैं जब बात करता हूँ, जो लैब प्रैक्टिकल्स की बात नहीं कर रहा, वो भी एक तरीके का ओल्ड सिस्टम ऑफ टीचिंग है। प्रैक्टिकल मतलब रियल लाइफ लर्निंग। करेक्ट। यदि एक बच्चे ने मैनेजमेंट की एजुकेशन ज्वाइन की है, तो उसको हम ये बोलें कि बेटा ये ले 10,000 रुपये, अब इसको तूने अगला 6 महीने में 50,000 रुपये बनाने हैं। कैसे करना देखो तुम जाके मार्केट में सामान खरीदो, होलसेल में उसको ब्रांडिंग करो, अच्छी पैकेजिंग करो, मार्केट में जाके बेचने की कोशिश करो, तो आर यू एबल टू मेक मनी आउट ऑफ दैट? तो वो रियल लाइफ लर्निंग आएगी उसको। छोटी सी बात है पर रियल लाइफ लर्निंग आएगी। स्टॉक एक्सचेंज का हम सिमुलेशन भी पढ़ाते हैं, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं, पर वो क्यों करना? बच्चे को 50,000 रुपया दो कि ये 50,000 लो, जब 2 साल बाद आप MBA करोगे, इस 50,000 का आपने 2 लाख बनाया या 5 लाख बनाया, उस पर आप इवेल्युएट होंगे। करेक्ट। तो उसको रियल लाइफ लर्निंग आएगी, हाउ टू वर्क इन स्टॉक मार्केट। तो ऐसे बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। फैशन डिपार्टमेंट है जैसे हमारा, हम जो ये मैं वो बोल रहा हूँ जो हम करते हैं, वहाँ बच्चे को बोले आप बनाते हैं, ड्रेसेस बनाते हैं, आप फैशन शो में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट कैन यू सेल दिस ड्रेसेस इन द मार्केट? तो वो जो रियल लाइफ का इंटीग्रेशन, हाँ, वो बनाइए आप। जैसे हमारे अपनी यूनिवर्सिटी में मॉल है, मॉल के अंदर एक फैशन डिपार्टमेंट का शोरूम है, वहाँ जो ड्रेसेस बनाते हैं वो बेचते हैं, और बच्चे ने किस वैल्यूएशन पर बेची वो उसकी क्रेडिबिलिटी पे जाता है एंड वो इवेल्युएट होता है उस तरीके पे। वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने कहा कि LPU में इतने सारे बच्चे बाहर से भी आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप क्या देखते हो स्टूडेंट्स में जब आपका एडमिशन प्रोसेस चालू होता है कि हमें ये चीज़, ये पैरामीटर आइडेंटिफाई करनी है सिलेक्शन के लिए? इसमें एक तो ऑफ कोर्स हमारे हर प्रोग्राम का एंट्रेंस टेस्ट होता है, रिटन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और कुछ सेलेक्ट प्रोग्राम है जिनका इंटरव्यू भी होता है। कुछ प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चे से सिर्फ वीडियो बना के लेते हैं कि अपने 2 मिनट अपने बारे में बोलिए या 5 मिनट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलिए, तो उससे हम जज करते हैं कि बच्चे की कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी हमारे यहाँ LP में आने के बाद। और उससे 2 एडवांटेज होते हैं। एक तो बच्चा भी कॉन्शियस हो जाता है, वो भी सोचता है यार मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, यहाँ ये चीज़ें आगे भी होंगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अपना तरीका होता है हर एक का, तो वो फिर या तो हमसे रिजेक्ट हो जाते हैं, खुद ही ज्वाइन नहीं करते। तो देन वी गेट ए स्टूडेंट्स हु आर कमिटेड, हु वांट्स टू मेक ए करियर, और हमारा यही एम रहता है। फिर हम आगे तैयार करते हैं, जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया। लेकिन ऐसे कोई 3 या 4 क्वालिटीज़ जो आप देखते हैं आउटसाइड रिटन की, क्योंकि मार्कशीट पे सब नहीं होता। नहीं, मार्कशीट पे बिल्कुल सब नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो एक ही है वो है एटीट्यूड। यदि बच्चे का एटीट्यूड है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपना करियर बनाना है, यदि वो उसके दिमाग में है या नहीं है तो हम डाल पाए इन द बिगनिंग, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये कैसे दिख जाते हैं कि ओके ये इसमें देखो कुछ तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू पता लगता है, अगेन पूरा पैरामीटर नहीं। फिर जैसे मैंने बोला इंटरव्यूज़ हो गए या हम वीडियो लेते हैं, तो उसमें जज करने की कोशिश करते हैं, पर 100% सक्सेस तो नहीं है अभी, नहीं है, बट बेटर हो रहा है हर साल। ओके। कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नो है
मतलब ये अगर किसी स्टूडेंट ने किया एंट्रेंस लेवल पे तो रिजेक्ट हो ही जाओगे। चलो पास होना या फेल होना एक बात है, लेकिन यदि कोई मैनिपुलेशंस की तो एंट्रेंस टेस्ट के दौरान वो फिर इट्स अ बिग नो। और हम शुरू से बच्चे के दिमाग में डालते हैं यदि आप ड्रग में हैं, यदि आप लिकर में हैं, यदि आप स्मोकिंग में हैं तो प्लीज़ हमारे कैंपस पे मत आइए। ओके। इवन डोंट अप्लाई और डोंट ट्राई टू कम टू आवर कैंपस, क्योंकि आप आएंगे आज नहीं तो कल फंस जाएंगे तो आपका करियर खराब होगा। तो यू बेटर अवॉइड। या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फॉर यू आल्सो, नॉट फॉर मी, फॉर यू आल्सो। ओके, तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, एलपीयू की बात करते हैं, वो तो बहुत ही बाद में आ गया। आपका एक्सपीरियंस पहले बहुत ही रहा है और बहुत ही यूनिक और अलग रहा है। आपके पापा जो थे वो डिफेंस में कॉन्ट्रैक्टर थे, फिर उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्टरशिप छोड़ के उन्होंने एक हलवाई की दुकान चालू की, और उसके बाद जब आपका टाइम आया था ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने फॉरे किया, और फिर एजुकेशन में जो बहुत ही अलग है, और इस सब में आपका लॉ का भी बैकग्राउंड है। तो आप इस जर्नी के बारे में हमें बताइए कि ऐसे फॉरे कैसे हुआ, क्योंकि आसान तो नहीं रहा होगा। फ्रॉम अ स्वीट शॉप टू ऑटोमोबाइल जो डीलरशिप प्रोक्योर करने होते हैं, या फिर जो एजुकेशन लाइसेंसेस रहते हैं फॉर यूनिवर्सिटी, वो भी टफ रहा होगा। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। यस मैम, मेरे फादर साहब राजस्थान से थे ओरिजिनली, हम लोग वहीं से हैं। तो वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर थे, क्योंकि राजस्थान में जैसा आप जानते हैं कि पानी नहीं होता था, तो खेती में भी कोई उस ज़माने में कोई लंबा चौड़ा रेवेन्यू नहीं होता था, तो क्या करें, तो वो मूव करते रहे राजस्थान से बाहर आके, वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बन गए। और पार्टीशन के दौरान हम सियालकोट पाकिस्तान में थे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टरशिप बिजनेस में, तो वहाँ से मूव करके जालंधर कंटोनमेंट में आ गए, एंड ही कंटिन्यूड विद द डिफेंस कॉन्ट्रैक्टरशिप बिजनेस। कोई 1960 की बात है कि उनका एक डिफेंस ऑफिसर से किसी बात पे झगड़ा हो गया। तो उन्होंने शायद थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं किया डिफेंस ऑफिसर्स ने, तो मेरे फादर साहब के दिल पे वो लग गया। तो उन्होंने उसी मोमेंट पर डिफेंस की कॉन्ट्रैक्टरशिप सरेंडर कर दी कि मुझे कोई डिफेंस का काम नहीं करना है। हालांकि उनके लिए हार्ड डिसीजन था, फिर भी उन्होंने लिया। अब करें क्या, क्योंकि समाओ पैसा नहीं था, तो उन्होंने 500 रुपये का एक लोन लिया एक कर्नल साहब से, और स्वीट शॉप शुरू की, मिठाई की दुकान, हलवाई की दुकान कह सकते हैं आप। लेकिन मेरे फादर साहब शुरू से क्रिएटिव थे। उन्होंने सोचा मिठाई की दुकानें तो बहुत होती हैं, मैं क्या करूं ऐसा कि कुछ बेटर कर पाऊँ या डिफरेंट कर पाऊँ। तो उन्होंने दो चीज़ें की। एक तो उन्होंने शायद हिंदुस्तान की पहली मिठाई की दुकान बनाई जो कि बिल्कुल बंद दरवाजों में थी। आमतौर पे 1960 में जब मिठाई की दुकान के बारे में सोचते हैं तो लगता होगा एक थड़े पर या प्लेटफॉर्म होगा, उस पर जलेबियाँ बन रही होंगी, पकोड़े तले जा रहे होंगे, छोटा सा काउंटर होगा जिस पे 4 मिठाइयाँ रखी होंगी। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बंद दरवाजे में मिठाई की दुकान शुरू की, लवली स्वीट्स के नाम से। और दूसरा डिफरेंट उन्होंने ये किया कि उस ज़माने में जो मिठाई के नाम पे जो सबसे फेमस होते थे लड्डू होते थे, वो मोटी बूंदी के होते थे और वो पूरे हिंदुस्तान में चला करते थे। उन्होंने कहा मुझे डिफरेंट करना है, तो उन्होंने छोटी बूंदी जो हम उसको मोतीचूर लड्डू बोलते हैं, वो मेरे फादर साहब ने इन्वेंट किए। और वो करना एक अपने आप में एक स्टोरी है, वो लंबी हो जाएगी बहुत। तो वो उन्होंने इन्वेंट करके वो शुरू किया। और जो स्वीट शॉप वो शाम को 5 बजे खोला करते थे। उनको थोड़ा ग्रीन लाइट्स का शौक था, तो हमारी ग्रीन लाइट्स होती थी, 5 बजे खोलते थे और 7 साढ़े 7 बजे तक सब मिठाइयाँ बिक जाया करती थी। तो डे 1 से ही वो हिट हुआ, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वो लेकर आए थे जो मार्केट में नहीं थे उस टाइम। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। मैंने अपनी एजुकेशन की, 10th किया, कॉलेज किया, लॉ किया, और लेकिन साथ साथ मैं भी मिठाई के बिजनेस में जाया करता था बचपन से ही। कुछ मजबूरियां थी कि फैमिली में पैसा नहीं था, तो सारे फैमिली मेम्बर बचपन में, मुझे याद है शायद मैं 4th-5th क्लास से जाना शुरू हो गया था। चाहे शाम को 1 घंटा जाता था या दिवाली वाले त्योहारों पर जाया करते थे, समथिंग लाइक दैट। फिर जब मैं बड़ा हुआ, एजुकेशन हुआ, फिर मुझे लगा यार मिठाई का काम तो अच्छा, कमाई अच्छी थी, बिजनेस बढ़िया था, लेकिन ना इसमें प्रॉब्लम है कि सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है, रात को 11 बजे बंद होता है,
कोई संडे नहीं होता, कोई दिवाली की छुट्टी नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती, आपको लगातार 365 दिन 7 से 11 बजे तक काम करना होता है, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं होती। तो कुछ ऐसा बिजनेस देखा जाए जिसमें थोड़ा पर्सनल लाइफ भी बेटर हो। वो जो मुझे समझ आया कि ऑटोमोबाइल डीलरशिप एक अच्छा ऐसा बिजनेस हो सकता है। पर हमें देखो, हम तो हलवाई थे, फिर भी हिम्मत करके मैंने अप्लाई कर दिया। बजाज ऑटो, सीधा ही बजाज ऑटो, और उस टाइम प्रीमियम प्रोडक्ट हुआ करती थी, चेतक स्कूटर, ये सब, प्रिया स्कूटर। मुझे ये बाद में पता लगा कि जब हमारी एप्लीकेशन उनके जीएम साहब के सामने गई जिसमें लिखा था लवली स्वीट्स अप्लाइड फॉर बजाज डीलरशिप, तो ही फेल्ट सो अनॉयड कि उन्होंने एप्लीकेशन देख के बोलता, अब बजाज ऑटो का इतना बुरा हाल हो गया है क्या कि लड्डू पेड़े वाले अप्लाई करते हैं, और एप्लीकेशन उठा के फेंक दी उन्होंने। मतलब वी वर रिजेक्टेड। समहाउ हमें पता लगा वो विजिट कर रहे हैं, हमने अप्रोच किया उनको किसी तरीके से, और एंड में 59 एप्लीकेशंस में हमें डीलरशिप मिली, जबकि हम उस इंडस्ट्री के नहीं थे, बाकी सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के थे। और मिस्टर राहुल बजाज ग्रेट मैन थे, उन्होंने खुद पर्सनली वो डीलरशिप हमें अवार्ड की। वो कैसे, उसकी एक स्टोरी है, पर उसमें ना जाते हुए, ऑफ कोर्स बजाज मिली तो मारुति मिल गई 5 साल बाद, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक रहा, ऑटो मिठाई का बिजनेस भी ठीक चल रहा था, ऑटोमोबाइल्स का भी ठीक चल रहा था। अब सोचा कि बट नेक्स्ट, तो साथ ये भी सोचा कि हमें पंजाब ने, जालंधर ने बड़ा कुछ दिया, तो हम कैसे सोसाइटी का वापस कर सकें। फिर डिफरेंट ऑप्शन सोची कि हॉस्पिटल हो सकता है, कुछ और इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, वृद्धाश्रम हो सकता है। फिर सोचा एजुकेशन, और एजुकेशन में हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में प्रोफेशनल एजुकेशन, क्योंकि हमारी सोच आई कि इसमें एक गैप है बहुत बड़ा हायर एजुकेशन में और प्रोफेशनल एजुकेशन में। बच्चों को डिग्री तो मिलती है, पर बच्चों को आउटकम नहीं मिलती, और आउटकम से मेरा मतलब बच्चों को करियर नहीं मिलता। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप देश के लिए, यूथ के लिए एक डिफरेंट कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, और दूसरा आप ग्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़्यादा नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में, तो आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी बेटर होंगी। तो ये सोचते हुए हम हायर एजुकेशन में एंटर किए, MBA MCA की डिग्री के साथ। और हमें बताया गया कि जो लवली नाम है, लवली ब्रांड है, वो एजुकेशन से ना मैच नहीं करता, जल नहीं करता। तो क्या किया जाए, हमने दूसरा नाम रख लिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। तो अनाउंसमेंट की हमने, एडवर्टाइजमेंट्स की, हमारे एडमिशन ही ना आए। क्या किया जाए, समझ ना आए। फिर एक बार आइडिया आया कि चलो ऐसा करते हैं, हम एक ऐड दी हमने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रमोटेड बाय लवली ग्रुप। जिस दिन हमने ऐड दी, आधा दिन में हमारी सारी सीट्स भर गई। वाओ। तो फिर अगले साल हमने नाम बदली करवाया, वो रेगुलेटरी बॉडीज की अप्रूवल्स का प्रोसेस रहता है। क्या रीजन रहा होगा? वो एक ही रीजन था कि जो लवली ग्रुप पे या लवली ब्रांड पे पंजाब के लोगों का एक विश्वास था कि यदि लवली कोई काम कर रही है तो अच्छा होगा, और उसमें क्वालिटी होगी, उसमें न्यूनेस होगी, उसमें क्रिएटिविटी होगी। वो फेथ था लोगों को। तो उस फेथ के जब साथ उस ब्रांड के साथ गए, तो हमारे सारी सीट्स आधा दिन में भर गई। तो फिर मैंने बताया कि अगले साल तक वो एक प्रोसेस होता नाम चेंज कराने का, हमने नाम चेंज करवाया। तो ये तो हमारा एजुकेशन में, हमने कॉलेज शुरू किया। फिर जब हम कॉलेज चला रहे थे, हम एक सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, जैसा कि होता है। उसमें चैलेंज क्या है कि उन्हीं का करिकुलम, उनका एग्जामिनेशन पैटर्न, उन्हीं का डिलीवरी मैकेनिज्म, वही हमें फॉलो करना है एज ए एफिलिएटेड कॉलेज। तब क्या किया जाए? तो एक ही तरीका था इस सबसे पीछे आने का कि यूनिवर्सिटी बनाई जाए। पर यूनिवर्सिटी कैसे बनाए, उसका कोई प्रोसेस ही नहीं है। आप 15 साल से पहले, उस जमाने में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, के लिए आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। आप एलिजिबल ही 15 साल बाद होते थे। हमें तो 2 साल हुए थे अभी। फिर एक समझ आया, क्योंकि मेरी लॉ बैकग्राउंड ने थोड़ा मुझे मदद की, कि जो यूनिवर्सिटी बनती कैसे हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटी, तो समझ आया कि वो बाई लॉ बनती हैं। स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ हो सकता है या पार्लियामेंट का लॉ हो सकता है। फिर हमने थोड़ा स्टडी किया, तो समझ आया कि यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाई लॉ आपकी यूनिवर्सिटी बना सकती है।
पर हिंदुस्तान में ऐसा प्रेसिडेंट नहीं था। फिर भी हमने हिम्मत मारी, उस टाइम के सीएम साहब से मिले, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, तो उनको अपनी प्रपोजल रखी कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं और उसमें हम एजुकेशन इस तरीके से देना चाहते हैं कि हर बच्चे के साथ डिग्री ना दे के भेजें, उसको हम करियर साथ दे के भेजें। तो सीएम साहब थोड़े खुले दिल के थे और मॉडर्न विचारधारा वाले थे, उन्होंने हमारी एक्सेप्ट कर ली प्रपोजल और वो बिल बनाया, डी लवली प्रोफेशनल एजुकेशन बिल 2005, और वो असेंबली में गया पास होने के लिए। अब जब असेंबली में बिल पास होने के लिए गए, एक प्रेसिडेंट पहले था नहीं कुछ भी, एक थोड़ा लोगों को अजीब लगा, जो एमएलए साहबान थे वहाँ कुछ, उन्होंने कहा यार ये क्या, एक हलवाई एक मिठाई वाला यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आ रहा है स्टेट में, ऐसा तो होता नहीं है। तो उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर पुरजोर विरोध किया, जितने जोर से कर सकते थे, जो शब्द यूज़ कर सकते थे हमारे खिलाफ, क्योंकि प्रोटेक्टेड होता है असेंबली की स्पीच, आप डेफेमेशन केस नहीं कर सकते। तो उन्होंने यहाँ तक बोला कि अरे हलवाई अब यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बर्फ़ी बेचने वाले अब डिग्रियाँ बेचेंगे, ये अनपढ़ लोग यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो इस तरीके का जो वो कुछ बोल सकते थे 45 मिनट हमारे खिलाफ बोला, वो असेंबली के रिकॉर्ड का पार्ट है आज भी। पर सीएम साहब स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने कहा नहीं हम तो बनाएंगे, हम तो इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, ये पंजाब के हित में और देश के हित में है, और वो बिल पास हो गया। फिर गवर्नर साहब के पास गया, उनको रिजर्वेशन आई, लेकिन चलो उन्होंने भी क्लियर कर दिया। तो उस तरीके से हम यूनिवर्सिटी बने 2005 में, जो कि एक अपने आप में एक नॉवल्टी, क्रिएटिव और नया तरीका था। फिर जो हम चाहते थे कि हम अपने तरीके से करिकुलम बनाएं, अपने तरीके से डिलीवरी करें, पैडागोजी वैसी हो, इवैल्यूएशन सिस्टम वैसा, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया और वो सारा करके आज हम इस लेवल पर पहुंचे हैं। वाह, काफ़ी सीखा होगा आपने इस जर्नी में, लेकिन आपके जो पापा है उनसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने क्या सीखी? उनसे सबसे एक तो क्रिएटिविटी जो उनके में थी, शायद वो मैंने उनसे इनहेरिट की है। एक है ट्राई करते रहो, पीछे नहीं हटो, आप जरूर जीतोगे। तो शायद उनकी वो जो प्रेरणा थी, उससे हम यहाँ तक पहुँचे। वेरी इम्पोर्टेंट। और जो लेगेसी की बात करते हैं, आपके बेटे प्रथम से हमने भी इंटरव्यू किया है और वो भी अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मास्टर्स यूनियन बहुत ही पॉपुलर है। हमें पता है, हमारे ऑफिस में एक लड़का है जो अभी एनरोलमेंट उन्होंने किया है, और एजुकेशन सिस्टम में वहाँ पे भी बहुत ही क्रिएटिविटी है, हमने करिकुलम देखा है। तो आप कभी दोनों बातचीत करते हैं तो नोट्स एक्सचेंज करते हैं, एजुकेशन के बारे में क्या चर्चा होती है? नहीं, बिल्कुल चर्चा होती है कि हम रेगुलेटेड मोड में कर रहे हैं और जो प्रथम एजुकेशन चला रहा है वो अनरेगुलेटेड मोड में चला रहा है बिल्कुल ही। तो वहाँ उसको लिबर्टी और भी ज़्यादा है। हाँ। हम फिर भी थोड़ा यूजीसी का इतना घंटा पढ़ाना है, इतने साल की डिग्री होनी चाहिए, तो उस पर कुछ हम बंधे हुए हैं, वो उन चीज़ों में नहीं बंधा हुआ बिल्कुल भी। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहा है वो, और बच्चों को रियल लाइफ एजुकेशन वो हम भी अच्छी कोशिश की है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, हम देते हैं काफ़ी, लेकिन वो बेहतर तरीके से दे पा रहा है क्योंकि ही इज़ नॉट बाउंड बाय एनी रेगुलेशन। करेक्ट। हाँ। तो क्या चर्चा करते हैं एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के फ्यूचर के बारे में इंडिया यही चर्चा करते हैं कि हम बच्चों को करियर ओरिएंटेड एजुकेशन कैसे दें। सेम वही रहती है मेन, तो कि जो बच्चा जाए पास होके, डिग्री लेके, डिप्लोमा लेके, सर्टिफिकेट लेके, एलपीयू से जाए या मास्टर यूनियन से जाए, वो अपने साथ एक बढ़िया करियर लेके जाए। तो वही उद्देश्य रहता है। उसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, वो फिर डिफरेंट तरीके मेथड अलग होते हैं, हम लोग अडॉप्ट करते हैं। कुछ कॉमन होते हैं, कुछ अलग होते हैं। करेक्ट। तो जब हम करियर रेडी बोलते हैं, जो आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पिलर है एजुकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर, तो ऐसे कोई स्टूडेंट रहे हैं एलपीयू में जिनकी स्टोरी बहुत ही इस डायरेक्शन में बहुत ही अच्छी रही है? नहीं, हमारे थाउजेंड्स स्टूडेंट्स होंगे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, दोज हु आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। यदि हम टॉप 500 फोर्ब्स लिस्ट की बात करें वर्ल्ड वाइड, जो कंपनियां जो हैं
टॉप 500 मेरे ख्याल तकरीबन 50%, मोर देन 50% उन कंपनियों में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, एक हमारा स्टूडेंट है पवन, वो तेलंगाना से है, उसके फादर डिफेंस सर्विसेज से हैं, वो टीसी सेंट्रल यूएसए में 1 करोड़ के पैकेज पर गया है। एक और बच्चा है हमारा यासिर करके, वो केरला का बच्चा है और उसके फादर स्कूल टीचर है। वो जूम जर्मनी में पहले 3 करोड़ के पैकेज पे गया, अभी उसने शिफ्ट करके वो टेस्ला जर्मनी में 3.25-3.5 करोड़ के पैकेज पे वो काम कर रहा है। तो ऐसे ही कम से कम 1000 से ऊपर बच्चा हमारा ऐसा है जो 1 करोड़ से ऊपर पैकेज पे डिफरेंट मल्टीनेशनल्स में वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक स्लोगन चलता है यूनिवर्सिटी में कि 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, द रेस्ट बाय एलपी एलुमनाई। मतलब दुनिया के हर कोने में हमें एलपीयू के एलुमनाई मिल जाएंगे जो अपनी लाइफ सक्सेसफुली लीड कर रहे हैं और देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रहे हैं और अपनी यूनिवर्सिटी एलपीयू का नाम भी रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्लोगन है। तो ये तो हमने प्लेसमेंट की बात की, लेकिन जो क्लासरूम के बाहर भी है बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? टीचिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, बच्चों का कैरियर बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इसके अलावा शायद आप देखेंगे जो हमारे बच्चे इंडिया लेवल की कल्चरल इवेंट्स हैं उसमें टॉप करते हैं। अभी हम लोगों ने ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल जीता है पूरे देश में। आप डिफरेंट टीवी रियलिटी शोज़ में देखेंगे हमारे बच्चे जाते हैं और डिफरेंट कंपटीशन जीतते हैं। रिपब्लिक डे परेड होती है, वहाँ हमारे 3-4 बच्चे हमेशा होते हैं और राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से अवार्ड लेके आते हैं। यूथ पार्लियामेंट्स होती हैं, उसमें अभी पार्लियामेंट के अंदर ही हुई थी सेंट्रल हॉल में, उसमें हमारा बच्चे ने पूरे हिंदुस्तान में प्रथम पोजीशन हासिल की। ये सब चीज़ें तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देश का मान बढ़ाती है पूरी दुनिया में, वो होती है स्पोर्ट्स। करेक्ट। तो मुझे यहाँ बताते हुए खुशी होगी कि जो पीछे ओलंपिक्स हुए हैं 2020 वाले, उसमें एलपीयू के 14 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से 13 बच्चे मेडल लेकर आए। वाओ। हॉकी के 8 बच्चे हमारे थे, फिर बजरंग पूनिया सिल्वर लेके आया, वो बच्चा हमारा था। नीरज चोपड़ा जो पहला हमारा गोल्ड मेडलिस्ट एथलेटिक्स में, वो हमारा स्टूडेंट उस टाइम भी था, आज भी है। तो इस तरीके से हमारी ओलंपिक की जर्नी रही जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर आमतौर पे नहीं होता है। अभी पिछले साल एशियन गेम्स हुई, उसमें भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एशियन गेम्स में हमारे बच्चों ने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, 4 सिल्वर मेडल जीते और 4 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा भी था, हॉकी की टीम भी थी, प्लस और हमारे शूटर भी थे। तो ये हमारी उसमें सक्सेस रही है, क्योंकि हमें लगता है कि देश की स्पोर्ट्स को आगे ले जाना है तो ये यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेवारी है। ये यूएस में भी ऐसे होता है, यूके में भी ऐसे होता है, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ऐसे होता है। सारे जो मेडल्स आते हैं ओलंपिक्स के या वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के, वो यूनिवर्सिटीज़ के आते हैं। तो उसके लिए हमने अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट देते हैं और उसका रिजल्ट है ये ओलंपिक में मेडल्स और एशियन गेम्स में मेडल और वर्ल्ड गेम्स में मेडल। तो लगातार हम लोग जीत रहे हैं। तो ये हमारा एक एजुकेशन को और देश की स्पोर्ट्स को हमारा ट्रिब्यूट है। बहुत ही होलिस्टिक वे ऑफ लर्निंग। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स को एक रिकॉग्नाइज किया है, जो कि अभी तक थोड़ा सा मिसिंग था और रिजल्ट्स भी सामने आए हैं और हम चाहते हैं उनके उस विजन में हम भी शामिल हों और देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सके स्पोर्ट्स में। अमेजिंग। और जब आप इस बारे में सोचते हैं कि इतना इम्पैक्ट हो रहा है, जो बच्चे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आके अपनी लाइफ इफ़ेक्टिवली बदल देते हैं, अपनी डेस्टिनी बदल देते हैं, तो जब आप इंडिया के बारे में सोचते हैं और स्पेशली जब आपने कहा कि पॉलिटिक्स में भी आपका फॉरे है, तो एजुकेशन पॉलिसी पे आपका क्या ख्याल है? हमारी जो हायर एजुकेशन पॉलिसी पीछे 3-4 साल पहले बदली हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से। जो ये न्यू पॉलिसी आई है, इसमें
तो बहुत स्वीपिंग चेंजेस आई हैं जो लॉन्ग अवेटेड थे। और काफ़ी एजुकेशन, ये जो नई पॉलिसी में एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, कैरियर ओरिएंटेड बन गई है, जिसमें हम लोगों को बहुत एडवांटेज हुआ है। हम लोग तो पहले ही ये काम कर रहे थे, लेकिन अब हमें उससे एक लीगल सपोर्ट भी मिल गई है। तो ये भारत सरकार का बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। आई थिंक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और देश की यूथ को करियर देने के लिए मेजर चेंजेस एजुकेशन पॉलिसी में लेके आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से ये पॉलिसी चल रही है, आने वाले समय में देश के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और हर बच्चा जागरूक रहेगा कि मुझे करियर बनाना है, हर इंस्टीट्यूशन जागरूक रहेगा कि मुझे करियर बनाना है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूथ की और करियर की, हायर एजुकेशन की, तो एक जो टर्म बहुत ही ज़्यादा आगे आता है वो है स्ट्रेस जो मैनेजमेंट है बच्चों में, यूथ में, क्योंकि जो काफ़ी सारे बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं, लाइफ बनाना चाहते हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस तो आता ही है। तो एज अ चांसलर जो आपने इतने सारे बच्चों को देखा है, ग्रेजुएट करते देखा है, लाइफ बनाते हुए देखा है, आपका क्या एडवाइस रहेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे? स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैं जो एग्जांपल एलपी को देना चाहूँगा, हम दो तरीके से हैंडल करते हैं। ऑफ कोर्स हम जो मर्जी कर लें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रेस में आएंगे, तो उसके लिए फुल फ्लैज्ड एक हमारा स्टूडेंट रिलेशनशिप डिवीज़न है, जिसमें बच्चों को काउंसलिंग की जाती है और प्रोफेशनल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, इस तरीके के लोग रहते हैं और वो बच्चों से प्राइवेसी में पूरा होता है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, वो जाके उनसे काउंसलिंग ले सकता है, ऑनलाइन भी ले सकता है, इन पर्सन भी ले सकता है। तो ये सारा एक हमारा रेगुलर प्रोसेस है। करेक्ट। इसके साथ साथ बच्चों की मेंटरिंग करते हैं। हर स्टूडेंट को एक मेंटर मिला होता है। एक तो क्लास टीचर रहते हैं, अलग बात है, उसके अलावा एक मेंटोर मिला होता है जो बच्चे के करियर को देखता है साथ साथ और उसको गाइड करता है पर्सनल लेवल पे। एकेडमिकली नहीं, कोई पर्सनल इश्यूज है उसको भी हैंडल करता है, ताकि वो चीज़ बच्चों में आए ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चा किसी से शेयर कर सके और उसका हम सोल्यूशन ढूंढ सकें। तो ये तो एक प्रोफेशनल पार्ट करते हैं। लेकिन जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस क्यों आए, हम एजुकेशन इस तरीके से बनाएं कि वो स्ट्रेस ही ना आए। उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बच्चों को रियल लाइफ ट्रेनिंग देते हैं। जब बच्चा रियल लाइफ ट्रेनिंग में जाता है, वो उस पर स्ट्रेस नहीं आता कभी भी, वो एंजॉय करता है उस चीज़ को। और जैसे हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपके जर्नी में भी बहुत ही अलग तरीके के एक्सपीरियंस रहे हैं। तो जैसे लॉ के स्टूडेंट है आप, फिर मिठाई की दुकान थी, फिर ऑटोमोबाइल, फिर एजुकेशन, अभी पॉलिटिक्स। तो आपका सबसे ज़्यादा आपकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी किस चीज़ में है? देखिए, जो भी काम करते रहे हैं उसमें दिलचस्पी रही है। पहले मिठाई का काम मैंने किया पूरा, तो उसमें मेरे पूरा इंटरेस्ट रहा है। फिर ऑटोमोबाइल्स में रहा, उसमें भी रहा। एजुकेशन में तो मैं हूँ, आज भी पूरा इंटरेस्ट रहता है। पॉलिटिक्स नया एरिया मेरे लिए, वो मैं 2 साल से हूँ, वहाँ सीख रहा हूँ। वहाँ तो मैं पॉलिटिक्स के नर्सरी में ही हूँ अभी। आप स्टूडेंट हो अभी, आप सीख रहे हो। स्टूडेंट भी नर्सरी वाला। लेकिन लर्निंग बहुत मिल रही है उधर। जो पार्लियामेंट का एक्सपोजर है और पार्लियामेंट की वजह से या एमपी होने की वजह से जो बाहर आपको एक्सपोजर मिलता है, जैसे अभी मुझे भारत सरकार ने जिनेवा में इंट्रा पार्लियामेंट्री यूनियन IPU, जो कि यूएन का एक पार्ट है, ये सब चीज़ उसका हिस्सा है, तो उसमें भेजा। तो वहाँ देश को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। तो वहाँ बहुत अच्छी लर्निंग्स आई। देश की तरफ से बोलने का मौका मिला 4-5 बार। तो ये पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, डिफरेंट टॉपिक से बोलने का मौका मिलता है। तो वो जो लर्निंग आती है वो इमेंस है। और वहाँ जो इतने महान लोग, महान विद्वान लोग हैं हमारे पार्लियामेंट में, उनसे सीखने को मौका मिलता है, उनके भाषण सुनने को मौका मिलता है लाइव फॉर्मेट में। तो इससे ज़्यादा लर्निंग मुझे नहीं लगता कहीं और आ सकती है। तो आई एम वेरी लकी। तो आपके हिसाब से जो सब कुछ आपने सीखा, आप सीखते जा रहे हैं, फ्यूचर का क्लासरूम कैसे लगेगा इंडिया में? हमारा देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हमारे देश की GDP बढ़ रही है, हम रिसर्च में बेटर कर रहे हैं, हम चांद पर भी पहुंच गए हैं, सोलर के नज़दीक भी हम घूम रहे हैं। तो देश में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उस अपॉर्चुनिटीज़ में हम सबको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं,
चाहे वो एजुकेटर हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे आप हैं, हम सबके लिए सीखने के लिए बहुत मौका है और बहुत वाइड है हमारा देश का क्लासरूम। मैं तो ये कहूँगा कि जो पूरी दुनिया है वो हमारा क्लासरूम है। इंटरनेट की वजह से इजी भी हो गया है एक्सेस करना कुछ भी, तो पूरी दुनिया ही क्लासरूम बन गई है। तो जितना आप सीख सकते हो ये आपके ऊपर है, आप कितना समय लगाते हो सीखने में, कितना टाइम लगाते हो सीखने में। जितना आप सीखना चाहो सीख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, और बिना किसी कीमत के। करेक्ट। तो आपने बहुत रोल्स निभाए हैं, पहले हलवाई, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, अब एजुकेशन और फिर अभी पॉलिटिक्स हाल ही में। तो अगर आपका चॉइस रहे तो इन चारों में से आप किस प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हो, एसोसिएट होना चाहते हो, किस प्रोफेशन से आपको पहचाना जा सके? मुश्किल क्वेश्चन है आपका ये। लेकिन यदि आप चारों में से मुझे पूछेंगे, हलवाई, ऑटोमोबाइल डीलर, एजुकेटर या पॉलिटिशियन, तो मैं यही कहूँगा जो मेरा पहला प्रोफेशन था जो हलवाई, हाँ। तो मैं चाहूँगा मुझे हलवाई के नाम से ही जाना जाए। ऐसा क्यों? ये वो है जिससे मैंने अपनी लाइफ जर्नी शुरू की, और ये वो है जो मेरे फादर साहब ने मुझे दिया। तो जो लास्ट क्वेश्चन है, हम हमेशा इस क्वेश्चन पे ही एंड करते हैं, क्योंकि जो हमारा शो कंज्यूम करते हैं वो ज़्यादातर यूथ ही है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, तो बहुत सारा करना होता है, बहुत सारे लर्निंग्स अभी भी बाकी है। तो आपका यूथ के लिए स्पेसिफिकली क्या एडवाइस रहेगा? देखिए, जो हमारा यूथ है आज का, वो बहुत जागरूक है, उसको एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो मेरी कोई भी एडवाइस उसकी विज़न से, किसी भी यूथ के विज़न से छोटी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आपने कहा है, आपका ये हिस्सा है सिस्टम का, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करें, जिसके लिए भी काम करें, वो छोटी हो बड़ी हो, उसको पसंद हो उसको पसंद ना हो, जब भी आप जुड़ गए हैं किसी भी संस्था के साथ, वो पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, पूरे जुनून के साथ उसके लिए काम करें। तो आप ग्रो भी करेंगे और आप देश के लिए, दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। अच्छी एडवाइस थी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा, एंड कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो करियर रेडी आप बच्चों को बना रहे हैं, उनकी लाइफ एक्चुअल में चेंज हो रही है, एंड थैंक यू सो मच फॉर द टाइम सर। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अस। थैंक यू। थैंक्स टू यू। Thank you for being the best community, and we'll see you in the next one.